क्वेश्चन नंबर देखो हम पहुंच गए थे 52। 52 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। 52 हो चुका है, तो इसका NaCl सॉल्यूशन है। अब इसके बाद आता है 53। 53 क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। काइनेटिक फिनोमिना। देखो क्वेश्चन, कभी भी आप पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या होता है, काइनेटिक फिनोमिना का मतलब ये होता है, काइनेटिक मतलब जिसमें मूवमेंट होगा। ठीक है, जहां ध्यान रखना, जहां पे भी मूवमेंट होगा तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो कह रहा है काइनेटिक फिनोमिना कौन सी है, ब्राउनियन मोशन है, टिंडल है, या दोनों है, या नन है? कौन सा है, जरा रिप्लाई करके बताओ मुझे। और आंसर, हाँ सुमित राइट आंसर है। काइनेटिक फिनोमिना यानी जहां पे मूवमेंट होगा, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट। श्रुति राइट आंसर है। हेमंत वेल ट्राई, बट और इसके अलावा यामिनी अंबिका, ओके वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें होता है फर्स्ट आंसर ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन में तो क्या होगा, पार्टिकल जिगजैग मोशन करता है। देखो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन होता है, जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, उससे कहेंगे ब्राउनियन मोशन। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, मूवमेंट थोड़ी हो रहा है किसी चीज का, बताओ। कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहे थे, आपने क्या किया, यहाँ से लाइट पास आउट कराई, लाइट पास आउट करी, या तो लाइट स्कैटर्ड करेगा, बस वो तो अपनी जगह पे खड़ा है। यहाँ से लाइट आई, अगर वो टकरा गया तो लाइट उसने स्कैटर्ड कर दिया, वो अपने आप कहीं नहीं जा रहा है। यानी यहाँ पे मूवमेंट का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे लाइट अपने आप आ रही है, देखो दूर से चल के लाइट उसके पास आई, फिर टकराई, फिर स्कैटर हो रही है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो इसके लिए उसे घूमने की जरूरत नहीं है, यानी काइनेटिक की उसे कोई जरूरत नहीं, वो तो खड़ा रहेगा। लाइट आएगी, टकराएगी, अपने आप स्कैटरिंग होगा, लाइट पूरे कमरे में फैल जाएगी या स्कैटरिंग हो जाएगी। तो इसलिए टिंडल इफेक्ट काइनेटिक में नहीं आता है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, ब्राउनियन मोशन या मूवमेंट ओनली। ठीक है, तो 53 का आंसर है 1। अब क्वेश्चन नंबर 54, कल मैंने आपको बताया था इमल्सन किसे कहते हैं। इमल्सन होता है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड फेज में होते हैं, उसे कहते हैं इमल्सन। इमल्सन के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। जो पहले लिखा है वो डिस्पर्सन मीडियम है, यानी जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो बाद में लिखा है उसका मतलब वो डिस्पर्सन मीडियम है और वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको दो टाइप से डिवाइड करते हैं, O/W। यानी कि ऑयल, ओ मतलब ऑयल, ऑयल होगा वो कम अमाउंट में होगा और वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा, तो उसे कहते हैं O/W। और अगर W/O है, यानी कि जिसमें वाटर ज्यादा, वाटर कम क्वांटिटी में, वाटर कम है, यानी डिस्पर्स फेज है, और डिस्पर्सन मीडियम यानी ज्यादा अमाउंट में कौन है, ये ऑयल। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा है जो करेक्ट मैच नहीं करता है। 54 क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहला मिल्क। मिल्क आपको मैंने बताया था, मिल्क क्या होता है, फैट। फैट यानी ऑयल इन वाटर होता है। ठीक है, ऑयल इन वाटर हो जाएगा। तो ये आपका पहला सही आंसर है। कोल्ड क्रीम आप लोग लगाते होंगे, तो ये जो होता है आपका, ये भी क्या है, वाटर इन ऑयल होता है। ठीक है, तो इसमें से एक आंसर दिया हुआ है, देखते हैं किसने दिया हुआ है। 1 2 आंसर, सुमित और अंबिका, गुड। इसके अलावा सुमित राइट आंसर है। तो इसमें देखो क्या होता है, ये बटर, बटर वाला जो है, कल भी बताया था देखो आपको, बटर वाला, बटर वाला कल भी किया था हमने। बटर में क्या होता है, ऑयल ज्यादा होता है और वाटर कम होता है। पानी कम होगा बटर में और ऑयल क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ऑयल इन वाटर गलत मैच है ये। बटर में उल्टा होता है किसके, मिल्क के। मिल्क में क्या था, ऑयल इन वाटर, फैट्स कम होता है, पानी ज्यादा होता है। तभी आप क्रीम बनाते तो देखो क्रीम कम आता है, पानी पानी रहता है पूरा। तो पानी कम क्यों रहता है, क्योंकि वाटर ज्यादा है और उसमें फैट कम है। बटर में क्या होता है, बटर देखो सॉलिड स्टेट में होता है, तो आपको देखोगे सारा ही सारा ऑयल होता है। पूरा ही बटर किससे बनता है, मिल्क से ही तो बनेगा यहाँ से। इसकी क्रीम को निकाल लो बाहर। ठीक है, तो जब आपने निकाल लिया तो फिर ऑयल ज्यादा हो जाएगा, फिर वाटर कम हो जाएगा, उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बटर। बाकी जो वेनिसिंग क्रीम है ये ऑयल इन वाटर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सब सही है, केवल कौन सा गलत है, थर्ड वन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, जो मैच नहीं करता, ध्यान रखना। ऑयल इन वाटर का क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर का
एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका 54 क्वेश्चन। इसको साथ साथ याद करते चले जाना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तभी फायदा होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ो पहले क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन हमने देखो इतना पढ़ा हुआ है, वो कह रहा है इसमें से करेक्ट कौन सा है। पहला होमोजीनियस, देखो दिखने में मैंने कहा होमोजीनियस होता है लेकिन होता नहीं है, तो ये गलत हो गया पहला 55। दूसरा देखो रेंज ऑफ डायमीटर, आपको बताया था पार्टिकल के साइज के बेस पे हम क्या करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स का डिटरमाइन करते हैं। 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक, यही डिफाइन थी इसकी, याद करो आप लोग। अगर 1 नैनोमीटर से कम हुआ तो उसे कहते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर, तो उसे कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक हुआ तो उसे कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल। और अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो उसे कहते हैं सस्पेंशन। तो इसका मतलब सेकंड वाला क्या है, बिल्कुल सही आंसर है कि 1 से 1000 नैनोमीटर तक उसकी रेंज होनी चाहिए, वही कोलाइडल सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इसीलिए आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं पूछूंगा, ध्यान रखना रेंज का। अब है क्वेश्चन नंबर 56, आज इसे पूरा खत्म करेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, और भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे नॉलेज आएगी। देखो जितनी बार रिपीटिशन होगा उतनी नॉलेज क्या होती है, ज्यादा होती है और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। 56 क्वेश्चन कैटलिस्ट के बेस पे। अब अगर आपने कैटलिस्ट पढ़ा है तो अब मैं आंसर नहीं दूंगा, आप ट्राई करो पहले, गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गलत है तो उसे करेक्ट करना है, जो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। पहला, कैटलिस्ट एसिलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी बढ़ा देता है, एसिलेट का मतलब इंक्रीज करना। सेकंड, कैटलिस्ट कैन रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, रिटार्ड का मतलब डिक्रीज कर देना। तीसरा है कैटलिस्ट कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ रिएक्शन। और चौथा है कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो आप किसके साथ जाओगे, 1 2 3 या 4? तो चेक करता हूं मैंने, आपने क्या लिखा है, अंबिका, हेमंत, ओके, 56, हाँ, यामिनी, सुमित, ओके वेरी गुड। तो 56 का आंसर है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट कैन रिटार्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ रिएक्शन। और चौथा है कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट कहते किसे हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, आपको अगर डिफाइन याद होगी कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट मैंने क्या लिखाया था, कैटलिस्ट की डिफाइन लिखाई थी मैंने, द सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज एट लास्ट, या विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, उसका खुद में वो चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है, यानी कि वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इसमें आपको बताए थे कैटलिस्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट और दूसरा होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। यानी कैटलिस्ट का मेन काम क्या है, स्पीड को कंट्रोल कर देना। ठीक है, यानी स्पीड को चेंज कर सकता है, आगे कम ज्यादा। इसमें दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफाई इसने नहीं किया है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी देता है तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर देता है। नेगेटिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ऑल्टर कर देता है, यानी स्पीड को कंट्रोल कौन कर सकता है, कैटलिस्ट कर सकता है। क्लियर है, इसकी डिफाइन याद रखनी है। कैटलिस्ट क्या हो गया, द सब्सटेंस विच ऑल्टर द, ऑल्टर मतलब चेंज करना, केवल ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज एट लास्ट, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये 5 ग्राम आपने लिया तो उतना ही मिलेगा आपको, कंपोजिशन और मास में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं 57 क्वेश्चन पे, इसे दोबारा अपने आप करो, क्वेश्चन मैं दूंगा आपको ग्रुप में और आपके पास, इसे दोबारा खुद सॉल्व करके देखना आपको कितना क्लियर हुआ, आंसर नहीं देखना है। 57 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस।
अब देखो कैटालाइसिस का मतलब रिएक्शन है, ध्यान रखना, प्रोसेस है, फिनोमिना है, और कैटालिस्ट का मतलब सब्सटेंस है। ये दोनों चीजें इक्वल दिखने में लगती है लेकिन होती नहीं है। कैटालाइसिस मतलब फिनोमिना और कैटालिस्ट का मतलब सब्सटेंस। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसमें रिएक्टेंट रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों क्या होते हैं, एक ही फेज में होते हैं। एक फेज मतलब एक ही स्टेट में। अगर सब गैस है तो गैस में ही होगा, अगर लिक्विड है तो लिक्विड में होगा, अगर सॉलिड है तो सॉलिड में होगा। अब मैंने एग्जांपल भी इसके दिए थे होमो के। अब मुझे इसमें से बताओ कौन सा आंसर टिक करोगे आप 57 का? 57 के लिए आप कौन सा आंसर टिक करोगे? हाँ वेरी गुड श्रुति, अंबिका, राइट आंसर आपकी दोनों के। सर 57 का। हाँ 57 का बताओ। 57 का पहला है फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द चैम्बर प्रोसेस, जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखाई थी आपको। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम लेते हैं, और चैम्बर में हम NO को एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, NO को। और तीसरे में था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और चौथा है डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। इसमें से होमोजीनियस कौन सा है? तो यामिनी, ओके। देखो इसमें से आंसर क्या होगा, आंसर 1 और 2 में से ही एक आंसर है। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब आप करते हो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये होता है SO3 बना रहे हो, मैंने आपको एग्जांपल लिखाया हो, देखो SO3 किससे बनता है हर हमेशा? ये बनता है SO2 प्लस O2 से बनेगा। ठीक है, दोनों में सेम रिएक्शन होती है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 बन जाता है। ठीक, लेकिन दोनों में कैटलिस्ट अलग अलग लेते हैं। जब आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस करते हो तो इसमें आता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट होता है V2O5, जो कि सॉलिड होता है। और ये पता है आपको SO2 और ऑक्सीजन तो गैस होंगे। ठीक है, और जबकि यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेते हैं वो NO लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैस होती है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, तो ये और ये और ये तीनों एक ही जैसे सीक्वेंस में आ गए। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वन। होमोजीनियस का मतलब कि, अच्छा नॉट कहा है इसने, नॉट, सॉरी मैं मिस कर गया, नॉट लिखा है इसने, नॉट का मतलब नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये तो गैस 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 है ना, ये होमोजीनियस है, लेकिन यहाँ पे इसने लिख दिया नॉट, नहीं है। तो नहीं कौन सा है? ये वाला सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्योंकि देखो इसको याद रखना आपने, ये अभी S ब्लॉक में भी आप पढ़ोगे कि जब SO2 और ऑक्सीजन कंबाइंड होंगे तो ये बना देते हैं SO3। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है इसमें हम लेते हैं V2O5 को, ये सॉलिड स्टेट में होता है एज अ कैटलिस्ट। तो ये तीनों अलग अलग स्टेट में हो गए, तो ये होमोजीनियस नहीं है, तो इसका आंसर सेकंड हो गया। तो 57 का आंसर है सेकंड। देखो हाइड्रोलाइसिस मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि एस्टर लिक्विड स्टेट में होता है। एस्टर मतलब परफ्यूम वगैरह जो आप लगाते हो वो एस्टर होता है। ठीक है, एक्वस स्टेट में होता है। हाइड्रोलाइसिस करोगे, वाटर डालोगे, वो भी लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ एसिड डालोगे H2SO4, ये भी लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो ये सब लिक्विड लिक्विड सेम स्टेट में आ जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, होमोजीनियस में आ जाते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है। और आप कहोगे मैंने फोर्थ वाला क्यों नहीं कहा, ये मैंने स्टार्ट किया था जब कैटलिस्ट, तो मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी कि KClO3 सॉलिड में होता है, और जब हम इसमें MnO2 डालते हैं तो ये भी सॉलिड में होता है। तो दोनों सेम स्टेट में होने की वजह से क्या होते हैं, ये होमोजीनियस के एग्जाम्पल है। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम स्टेट में होते हैं, वो होमोजीनियस है। और जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो स्टेट होती है वो अलग अलग होती है, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो 57 का आंसर हो गया 2। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये डिफाइन भी आती सर जा रही है सेकंड वाला बात ऑप्शन से। हाँ, क्या कह रहे हो? सर, ये आपने होमोजेनियस में लिखवा रखा था सेकंड वाला ऑप्शन तो। सेकंड वाला होमोजीनियस में कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, वो होमोजीनियस में नहीं लिखाया होगा मैंने, वो हेट्रो में लिखाया होगा। 2SO2 + O2। अगर होमो में होगा तो शायद वो गलती से लिखा दिया होगा, क्योंकि उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है जो सॉलिड होता है। ठीक है, तो SO2 गैस है और O2 गैस है, और अगर आप इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते तो ये सॉलिड होता है, तो ये हेट्रो में आ जाता है।
वो जो मैंने लिखाया होगा वो लिखाया NO होगा लिखवाया। हाँ NO के साथ होगा। तो NO के साथ क्या है? देखो Yes. देखने में रिएक्शन सेम लगती है, बस फर्क किसका है, कैटलिस्ट का फर्क है। तो एक ने एक तरीके से किया, दूसरे ने कहा अच्छा ठीक है मैं दूसरी तरीके से करके देखता हूँ, तो फिर उन्होंने अपने अपने नाम से उसे इंडिविजुअल दिखा दिया बस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 का बताओ। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी शोन। देखो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप डिकम्पोज करोगे तो ये टूटता है वाटर और ऑक्सीजन में, ध्यान रखना। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटानिलाइड जो भी है लेटर एक्ट एज, किसकी तरह बिहेव करेगा, कैन बी शोन डाउन बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस वन, द लेटर एक्ट इज। ये किसकी तरह एक्ट करेगा? 58 का आंसर, 58 आपको अगर ये बताया गया होगा तो हेमंत, श्रुति ने सही आंसर दिया है। श्रुति का आंसर सही है, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है एग्जाम्पल में, एक बार चेक करना। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का एग्जाम्पल मैंने लिखाया हुआ है आपको। ये करता है, इनहिबिटर का काम करेगा। देखो इनहिबिटर का काम क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा। प्रमोटर का काम, प्रमोटर किसके साथ करता है, ध्यान रखो, प्रमोटर केवल कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। जो कैटलिस्ट डाला हुआ है इसकी एक्टिविटी को वो इंक्रीज कर देगा, उसे कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, मॉडरेटर होता है जो क्या करता है, मीडियम कर देता है, स्लो कर देता है, मॉडरेट कर देता है। ठीक है, पॉइजन का मतलब होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो पॉइजन हो गया। पॉइजन नाम से ही पता चल रहा है आपको, लेकिन ये कैटलिस्ट पे काम करते हैं, ध्यान रखना, ये कैटलिस्ट पे काम करते हैं। तो इनहिबिटर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को केवल क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये इस पे काम कर सकता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये किस चीज का काम करेगा, तो ये करेगा इनहिबिटर का, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन, बाकी ये किस पे काम करेंगे, कैटलिस्ट पे काम करते हैं, ये रिएक्शन पे काम नहीं करते। तो इसका आंसर हो गया 58 का आंसर 1, इनहिबिटर, जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर, कैटालिटिक इनहिबिटर। 59 59 क्वेश्चन में बताओ। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, मैंने बताया था एक टॉपिक था आपके पास स्पेशल एफिशिएंसी, की कैटलिस्ट होता है या एंजाइम होता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। बताओ इसमें से 59 का आंसर क्या होना चाहिए। अंबिका ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। 59 का आंसर, सोचो जरा, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ। और सुमित, यामिनी, वेल ट्राई, पहले से समझ लो। देखो एफिशिएंसी मतलब कैटलिस्ट आपको पता है हाईली एफिशिएंट होते हैं, नॉर्मल आदमी के बस का नहीं है वो काम, जो किसके बस का है, कैटलिस्ट के बस का है। तो मॉलिक्यूलर वेट से कोई मतलब नहीं उसका। नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज, ध्यान रखना, ये वाला आंसर है। कैटलिस्ट में देखो फ्री वैलेंसी होती है, जैसे आपको बताया था ये वाला, ये फ्री वैलेंसी है, जितना ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी उतना क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए दो रीजन बताए थे आपको, एक था अनबैलेंस्ड फोर्स और दूसरा था फ्री वैलेंसीज। तो जितना ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी, कैटलिस्ट किस पे काम करता है, सरफेस पे, और सरफेस में फ्री वैलेंसी ज्यादा हो गई तो उतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तभी तो जब कोई ये चीज है, देखो ये बड़ा है, ये जल्दी नहीं जलेगा, अगर आप इसे जलाओगे लकड़ी के टुकड़े को तो जल्दी नहीं जलेगा, लेकिन अगर आपने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए तो ये 1 सेकंड में जल जाएगा, बहुत जल्दी जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री वैलेंसीज बढ़ जाती है। इसका देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया का मतलब ध्यान रखना फ्री वैलेंसी से है, ध्यान रखो। ओके 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 सुमित, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री वैलेंसी की वजह से क्या होगा कि ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, बाकी और कोई रीजन नहीं है। जिसके फ्री वैलेंसी ज्यादा होंगे उसका वो उतना ज्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा। ध्यान रखना, जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी कब होगी ज्यादा, अगर उसकी फ्री वैलेंसी ज्यादा है तो। क्योंकि हम इसमें किस में पढ़ रहे हैं, सरफेस में पढ़ रहे हैं इससे, और सरफेस का मतलब होता है कि जिसकी फ्री वैलेंसी ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना वो पावरफुल कैटलिस्ट माना जाएगा। बाकी से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, फिजिकल स्टेट से कोई मतलब नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल स्टेट से क्या फर्क पड़ेगा, अगर कोई चीज सॉलिड में है,
हाँ, ये हो सकता है कि जो गैस स्टेट में वो ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन वहां पे भी क्या आता है फैक्टर कि जो गैस स्टेट में होगी उसमें फ्री स्टेट अलग अलग होंगे। तो उसमें लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जनरली हम सॉलिड को लेते हैं, यानी हेट्रो की बात करते हैं हम जाते हैं यहाँ पे, यानी सॉलिड को लेते हैं। जैसे हमने कहा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को ले लो, इसमें हाइड्रोजन गैस और इसको पास आउट करा दो, या प्लेटिनम को ले लो, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पास करो जिससे अमोनिया बनेगी। तो जितने भी गैस वगैरह बनती है वो सॉलिड में पास करके बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज जितनी ज्यादा होंगी। फ्री वैलेंसी कैसे पता चलेगा? जैसे सरफेस है, देखो ये, इसके ऊपर से इसको हम फ्री वैलेंसी कहते हैं, ध्यान रखना ये फ्री वैलेंसी है। जो क्या था, अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स था, इसी को हम यहाँ पे कह देते हैं फ्री वैलेंसी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ 59 का, क्लियर है? रिप्लाई करो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा आपको तो फिर ये कैटलिस्ट का और सरफेस वाला आपको नहीं आएगा समझ में, एडजॉर्प्शन वाला। सारा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड करता है, फ्री वैलेंसी पे। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं हम 60 क्वेश्चन पे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेटल्स मेक्स द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट? कौन सा ऐसे टाइप ऑफ मेटल होते हैं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर क्या होगा? इसका मैंने आपको बताया होगा कि जब मैं आपको इसको बता रहा था तो मैंने कहा था ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 तक ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसमें से भी 7 और 9 वाले ज्यादा होते हैं। तो वो किस में आते हैं? ट्रांजिशन मेटल में आते हैं, या एल्कली में आते हैं, या एल्कलाइन में आते हैं, या रेडियो एक्टिव में आते हैं? किस में आते हैं? यामिनी राइट आंसर है। अंबिका ठीक है, लेकिन आगे देखो और ट्राई करो। जो अभी मैंने आपको देखो हिंट दिया था, आप ध्यान रखो, कैटलिस्ट में मैंने आपको कहा था कि ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 तक होते हैं, यहाँ तक इंक्रीज करता है, और 7 9 होती है इनकी। ग्रुप 7 to 9 की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। तो वो किस ग्रुप में आते हैं? वो एल्कली है, एल्कलाइन है, या ट्रांजिशन मेटल है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, एल्कली मेटल कौन से होते हैं? जो ग्रुप फर्स्ट के मेटल होते हैं, ग्रुप फर्स्ट होता है तो ये नहीं होते कैटलिस्ट, आपने देखा नहीं होगा ये। एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं जो ग्रुप सेकंड के होते हैं, तो ये भी लगभग कैटलिस्ट का काम नहीं करते। जो कैटलिस्ट का काम करते हैं वो केवल और केवल क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसका ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और यही कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, ट्रांजिशन मेटल। कौन से ग्रुप को ध्यान रखना, ग्रुप 5 से 11 तक एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। जो ज्यादातर कैटलिस्ट और पावरफुल होते हैं वो ग्रुप 9 7 to 9 वाले बहुत इफेक्टिव होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, देखो क्वेश्चन नंबर 61 में आप पढ़ो एक बार, देखो इसको बताओ। इन द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी हुई है और क्या पूछा है? Mn2+ आयंस एक्ट एज। अब ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा या नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, या ऑटो कैटलिस्ट? ऑटो मतलब जिसमें रिएक्शन जो आप टाइट्रेशन वगैरह करते हो तो उसमें KMnO4 होता है, वो ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, ध्यान रखना। KMnO4 ये रिएक्शन आपने की है, अभी आप करोगे प्रैक्टिकल में जाके, इसे कहते हैं टाइट्रेशन। ये मैं आपको अभी करवा दूंगा ताकि आप जैसे ही आप लैब में घुसोगे तो ये टाइट्रेशन आपको पता होगा, क्योंकि टीचर आपको सबसे पहले क्या कराएगा? टाइट्रेशन करवाएगा। तो टाइट्रेशन में ये होता है ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं वो, और KMnO4 लेते हैं, ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन होता है, मैं आपको समझा दूंगा। तो जैसे ही आप लैब में जाओगे और सबसे पहले आपको टीचर यही टाइट्रेशन कराता है, ठीक है? तो इसमें जो KMnO4 होता है, ये Mn2+ होता है, ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, यानी इसमें अलग से कैटलिस्ट को डालने की जरूरत नहीं होती है। एक रिएक्टेंट ही क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, या कैटलिस्ट का काम करता है, उसे कहते हैं ऑटो। ऑटो मीन सेल्फ, अपने आप। तो उसमें अपने आप कैटलिस्ट का काम करता है KMnO4। ये टाइट्रेशन अभी आप 12th में जो भी टाइट्रेशन करोगे वो KMnO4 के बेस पे होती है, ठीक है? तो पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है आपका
इसको इसके बीच में हम टाइट्रेशन करते हैं। तो इसमें जो KMnO4 होता है ये ऑटो कैटलिस्ट होता है, यानी हमें बाहर से कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही कैटलिस्ट का काम कर देता है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। क्लियर हुआ? बताओ यस नो। आगे बढ़ जाऊं? इसको साथ साथ याद करते हुए चले जाओ, देखो, क्योंकि याद होना भी चाहिए। समझ में आया? लेकिन अगर वो चीज आपको याद नहीं होगी तो क्या होगा, फिर भूल जाओगे आप। और याद करने का एक तरीका ये है कि हम या तो क्वेश्चन आंसर बहुत सारे करें, दूसरा ये है कि उसे रिवाइज करें। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लर्न कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 62, जो ये वीडियोस हैं इसे दोबारा देखो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखो, ताकि क्या होगा कि आप और मैं क्वेश्चन भेजता हूँ उसे सॉल्व करके देखो। हैबर प्रोसेस किसे कहते हैं? हैबर प्रोसेस मतलब होता है कि जब भी क्या होता है N2+H2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, और फिर ये फिर आगे एक मिनट, इसको हटा दें। जो हाइड्रोजन और जो क्या होता है, हाइड्रोजन और दूसरा क्या था उसमें, नाइट्रोजन आपस में कंबाइंड होके अमोनिया बनाते हैं, उसे कहते हैं हैबर। ये साइंटिस्ट है हैबर, इसने कॉमर्शियल मेथड के लिए दिया था, अमोनिया बनाने के लिए। तो N2+3H2 गिव्स 2NH3। तो इसमें उसने कहा था एक कैटलिस्ट होगा और एक प्रमोटर होगा। तो आप बताओ इसमें से कौन कैटलिस्ट है और कौन प्रमोटर है? ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप CO गैस डालोगे तो वो इनहिबिटर का काम करता है, यानी वो रेट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल खत्म कर देता है, कम कर देता है। तो अब आपको ये बताना है कैटलिस्ट कौन है, और इसका रिप्लाई करके बताओ मुझे। श्रुति। ओके गुड, वेरी गुड, सही आंसर है श्रुति का। कौन इसमें हैबर प्रोसेस, मैंने N2+3H2 गिव्स 2NH3, इसमें कौन कैटलिस्ट का काम करेगा और कौन प्रमोटर का काम करेगा? इसमें है आंसर आपका सेकंड वाला, आयरन कैटलिस्ट, MO मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करेगा। प्रमोटर का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, किसके थ्रू? जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये आयरन पे काम करेगा, रिएक्शन पे काम नहीं करता, ध्यान रखना। प्रमोटर कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहेंस करता है, रिएक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। और कैटलिस्ट रेट इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। प्रमोटर और दोनों बढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन किस पे काम कर रहा है? प्रमोटर कैटलिस्ट पे काम करता है और कैटलिस्ट रिएक्शन पे काम करता है, इस रिएक्टेंट पे काम करता है। रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना होगा तो कैटलिस्ट डालना है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो प्रमोटर डालेंगे। तो इसका आंसर है सेकंड, आयरन कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम प्रमोटर होना चाहिए। 63 क्वेश्चंस है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा है जो सही नहीं है? एंजाइम एग्जिस्ट इन कोलाइडल स्टेट, एंजाइम आर कैटलिस्ट, एंजाइम कैन कैटलाइज एनी रिएक्शन, या यूरेस इज एन एंजाइम। यूरेस किस पे काम करेगा? हर हमेशा यूरिया पे। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, श्रुति राइट आंसर है। और कोई बताओ इसमें आंसर है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जो इनकरेक्ट कौन सा है एंजाइम के रिस्पेक्ट में। और कोई रिप्लाई करो, सोचो जरा एक बार कि एंजाइम किसके लिए काम करता है। ठीक है, तो एंजाइम के लिए क्या होगा? एंजाइम कोलाइडल स्टेट में होते हैं क्या, या कैटलिस्ट का काम करते हैं, या किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं? और यूरियस एक एंजाइम है, इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट कौन सा है? नो आंसर, इसका है थर्ड वन। मैंने कहा था एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक, ये किसी भी रिएक्शन को नहीं, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा, हर एक को कैटलाइज नहीं कर सकता, ध्यान रखना इसका। एक जो पर्टिकुलर एंजाइम होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही सॉल्व कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है, हर एक को कैटलाइज नहीं करेगा। बाकी देखो कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ ही रहे हम, तो एंजाइम कोलाइड होते ही हैं। एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट,
और यूरेज यूरिया पे काम करता है, यूरिया को तोड़ने के लिए यूरेज की जरूरत होती है, इसके नाम से रख दिया इसको। तो इसका आंसर है थर्ड, कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ठीक है, तो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए हैं। अब इसके बाद 64 क्वेश्चन, 64th क्वेश्चन पे बताओ पढ़ के एक बार। इसको क्वेश्चन आंसर जितना ज्यादा करोगे लर्न आपको उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से करोगे सॉल्व, इसी से आपको याद भी हो जाएंगे चीजें। देखो साथ साथ जो जो चीजें आ रही हैं। प्लेटिनाइज्ड asbestos is used as a catalyst in the manufacture of H2SO4. It is an example of, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? 64। अभी मैंने आपको बताया था ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला है। एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और एक होता है चैम्बर प्रोसेस, जो अभी हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा होगा? हेट्रो वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो हम गैस यूज कर रहे थे पहले। ये बनता कैसे देखो, पहले सल्फर लिया आपने, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SO2 बना देता है। SO2 लिया आपने, फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SO3 बना देता है। SO3 लिया आपने, फिर इसमें H2SO4 मिला देते हैं, प्लस वाटर मिला के क्या बन जाता है? ये H2SO7 बन जाता है, जिसे कहते हैं ओलियम, H2SO7। इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी मिला दो, जिससे ये H2SO4 बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है किसकी? चैम्बर प्रोसेस की, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस क्यों? क्योंकि ये गैस होती है, ये सॉलिड है आपका, ये गैस है, ये गैस है। यहाँ पे जो हम लेते हैं वो सॉलिड है। देखो ये क्या है? सॉलिड होगा। तो गैस और सॉलिड में क्या होगा? ये क्या होगा? हेट्रो हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। तो 64 का आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया। इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3, जो HNO3 होता है ये ओस्टवाल्ड ने बनाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पी ब्लॉक के सब यहाँ भी काम आ रहे हैं आपके, देखो वहां भी काम है। ठीक है, तो इसमें जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है उसमें HNO3 बनता है, ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, NH3 ले लेते हैं और इसको रिएक्शन कराते हैं लगभग CO2 वगैरह से कुछ, तो ये NO बन जाता है। तो इसमें हम प्लेटिनम वायर गॉज लेते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें से कौन सा कैटलिस्ट यूज किया हमने? प्लेटिनम को। जब भी आप ओस्टवाल्ड मेथड से क्या बनाओगे HNO3, तो उसमें क्या करेंगे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हम लेंगे, प्लेटिनम को। ये पी ब्लॉक में आएंगी सारी रिएक्शंस। अभी से याद करोगे तो वहां आसान हो जाएगा आपको, क्योंकि ये रिएक्शन आगे भी आएंगे हमारे पास। अब है 66 क्वेश्चन। 66 में देखो, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन अ कैटलिस्ट। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, तो आपको ये बताना है इसमें। ओके, तो ये याद करते चले जाओ। देखो ये पी ब्लॉक में भी है पूरा, अभी से आपने याद कर लिया तो पी ब्लॉक आपको कवर अप हो जाएगा, क्योंकि उसमें अलग नहीं है कुछ भी। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन that of the backward reaction, या increase the rate of forward reaction and decrease the backward reaction, या increase the rate of forward and backward reaction equally। कौन सी चीज होगी रिवर्सिबल रिएक्शन में? इससे तो बता दो आप, ये आप एक बार ट्राई करके मुझे बताओ। कुछ भी आंसर दे दो आप, जो आपको सही लगता है इसमें से। 1 2 3 4। हाँ श्रुति, वेरी गुड, राइट आंसर है। और कोई ट्राई करके देखो। रिवर्सिबल रिएक्शन कहते किसे हैं, वहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। जो रिवर्सिबल का आंसर है वही इसका आंसर है। तो हेमंत सही आंसर है। जो रिवर्सिबल का आंसर है, देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, जिसमें दोनों डायरेक्शन में रिएक्शंस होती है। और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड को भी बढ़ाएगा तो बैकवर्ड को भी बढ़ा देता है इक्वली, यानी फोर्थ इसका आंसर है। ये दोनों को बढ़ाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो ये दोनों रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड को भी बढ़ा देगा, रेट ऑफ बैकवर्ड को भी बढ़ा देगा इक्वली। ठीक है, तो वो किसका काम है? कैटलिस्ट का काम। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, बस उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो ये हो गया आपके 66 क्वेश्चंस। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा बहुत। अब देखो इसमें है 67 में,
आपकी 67 में है विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आपको याद होगा क्लास 10th में जब भी आप हाइड्रोजनेशन करते थे वेजिटेबल ऑयल का, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया हाइड्रोजन ऐड करेंगे जिससे वनस्पति घी बन जाता है। ये सॉलिड स्टेट में आ जाता था, ध्यान होगा अगर आपको, तो वनस्पति घी बन जाता है ये वेजिटेबल ऑयल से। तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं? वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी अगर हम बना रहे हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा? याद है आप में से किसी को? नो आंसर। ओके, एक आंसर आया हुआ है। हाँ श्रुति, 3 कैटलिस्ट थे, उसमें से आपने एक का नाम बिल्कुल सही बताया है। 3 कैटलिस्ट है इसमें, ध्यान रखना। 3 में से मैं आपको 2 के नाम बता देता हूँ। एक इनमें से एक होता है निकिल पैलेडियम, या एक और नाम होता है। 3 नाम होते हैं जिसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें 3 नाम होते हैं। एक था, नहीं, इसमें है प्लेटिनम, ध्यान रखना। निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम, कुछ भी होगा इन तीनों में से, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। वहां पे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका ऑर्गेनिक में बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आएंगे। फिर वनस्पति घी क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देता है। तो आपको आगे बताएंगे इसकी प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद 68 क्वेश्चन, तो इसका आंसर है प्लेटिनम। 3 कैटलिस्ट करते, ध्यान रखना, निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? हाईली स्पीड से चलते हैं, इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। अब है 68 क्वेश्चन। एयर कैन, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आज का, क्योंकि टाइम ऑफ होने वाला है, 2 मिनट है बस। एयर कैन ऑक्सीडाइज सोडियम सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन बट कैन नॉट सो इन द केस ऑफ सोडियम आर्सेनाइट। If, however, air is passed through a solution containing both sodium sulfite and sodium arsenite, then both are oxidized. This is the example of, ये दोनों के दोनों अगर ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं तो ये कौन सा और किसका एग्जाम्पल होगा? ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब एक नहीं हो रहा था, दूसरा हो रहा था, लेकिन एक की वजह से दूसरा प्रेरित होके हो गया। जैसे एक पढ़ाई कर रहा है ए और बी पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन बी ने जैसे देखा ए को, ये तो पढ़ाई कर रहा है, एक काम करता हूँ मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये इससे इंड्यूस हुआ ना, प्रेरित हुआ ये इससे। तो उस कैटलिस्ट को हम कहते हैं इंड्यूस कैटलिस्ट। पहले नहीं कर रहा था, लेकिन उसने दूसरे को देखा, दूसरे से इंड्यूस हुआ, उससे इंस्पायर हुआ कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन लास्ट का आज में। और ये क्वेश्चन को, हाँ ये जोलाइट वाला बताओ, जोलाइट का एक क्वेश्चन है, इससे बताओ आप। जोलाइट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जोलाइट आर क्या है? वाटर सॉफ्टनर, कैटलिस्ट, कैटायन एक्सचेंजर, या ऑल ऑफ दिस। इसको आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, ध्यान रखना। हाँ यामिनी सही है, और श्रुति, देखो क्लास 11th में भी था ये आपका हाइड्रोजन चैप्टर में, ध्यान रखना। जोलाइट आपने पढ़ा होगा हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जोलाइट को, आयन एक्सचेंज रेजिन करके था वो, कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा तो। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर में है ये। तो ये है, दोनों की तरह करेगा, वाटर भी सॉफ्ट करता है और कैटलिस्ट का काम भी करता है। तो ये है आपका ऑल ऑफ, सॉरी हाँ ऑल ऑफ दिस। कैटलिस्ट का काम भी करता है, आयन एक्सचेंज है मैंने कहा ना, भी एक्सचेंज करेगा, वाटर को सॉफ्ट करेगा और कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही, क्योंकि टाइम ऑफ हो गया, लगभग खत्म होने वाला है। तो आप इसको कोशिश करो, मैं भेजता हूँ क्वेश्चन आपको, और सॉल्व करो इससे। ठीक है, आज ऑफ कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, बाय बाय।